आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के सभी अतिथिगण का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ और सभी अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करता हूँ आज के प्रोग्राम का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन दीप प्रज्वलन और वैकुंठ भाई मेहता और वसंतदादा पाटिल इनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण करके आज के प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करें। मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि तालियों से आप सबका स्वागत कीजिए। अभी सभी अतिथिगणों से रिक्वेस्ट है कि वो दीप प्रज्वलन करें। श्रीमती जयश्री पांचाल मैडम। आइए ना दीप सर, आइए प्लीज प्लीज। सुशील शेट्टी सर से रिक्वेस्ट है कि वो दीप प्रज्वलन करें। आज के जो चीफ गेस्ट है मिस्टर प्रतीक पोखरकर सर यहाँ पे आ चुके हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज तालियां बजा के आप उनका स्वागत कीजिए। मैं आज के चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुलकित बुबना सर से। पुलकित सर, तो मैं आज के जो चीफ गेस्ट है मिस्टर प्रतीक पोखरकर सर, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज यहाँ पे उपस्थित जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पी वार्ड के मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स और जो स्टाफ यहाँ पे आज प्रेजेंट है उनको संबोधित करें। एक्ट के बारे में नया जो क्लॉज आया है 154B 1 to 30, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे। थैंक यू। ओव्हर टू दी पोखरकर सर। सर्वप्रथम आज इथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, मुंबई सहकारी बोर्ड, आद्या हॅबिटॅट LLP यांनी हा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज ऑर्गनाईज केलेला आहे। आज सॅटर्डेच्या दिवशी, सॅटर्डे इव्हनिंगच्या दिवशी जे काही स्पीकर्स आहेत, सुधीर लोहिया सर, प्रितेश धावडे, मुंबई सहकारी बोर्डाचे डायरेक्टर जयश्री पांचाळ, इतर जे काही डायरेक्टर आहेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जे मुंबईतल्या गोरेगाव एरियातल्या किंवा अजून जवळपासच्या एरियातल्या आलेले जे हाऊसिंग सोसायटीज आहेत, एक 8-10 हाऊसिंग सोसायटीजचं नाव इन्व्हिटेशन कार्डमध्येच होतं। त्या सर्व हाऊसिंग सोसायटीचे ऑफिस बेअरर्स, मेंबर, स्टाफ, त्या सोडून अजूनही इतर हाऊसिंग सोसायट्यांचे जे काही सर्व रिप्रेझेंटेटिव्ह आलेले आहेत, त्या सगळ्यांना सर्वप्रथम मी दिवाळीच्या, हिंदू नववर्षाच्या, येणाऱ्या ख्रिसमसच्या आणि कॅलेंडर न्यू इयरच्या शुभेच्छा देतो। आणि सर्व ऑर्गनायझर्सचं पण मी त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी मला आज बोलायची संधी दिली। आपण सर्वजण आज मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, संभाजीनगर अशा मोठ्या शहरी भागामध्ये राहायला भारतातल्या नागरिकांनी सुरुवात केलेली आहे। भारत सुरुवातीला ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जास्त लोक राहायची, परंतु कालांतराने जसजसं असं आपण शहरी भागामध्ये राहायला सुरुवात केली आणि शहरी भागांमध्ये ज्या बिल्डिंग्समध्ये राहतो त्याचं लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट करण्यासाठी ही जी काही एक बॉडी तयार होते त्याला आपण कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज म्हणतो। आज प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल त्या सोसायटीचा मेंबर झालेला आहे। जवळपास मुंबईतल्या आपण बघितलं तर 50,000 कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज आर देअर, आणि एव्हरी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास और हायर क्लास इंडिव्हिज्युअल इज द मेंबर ऑफ दॅट सोसायटी। आणि त्या सोसायटीचे इश्यूज त्याच्यामुळं कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रार, BMC, पोलीस, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अशा वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट अथॉरिटीजशी रिलेटेड इश्यूज या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजमध्ये यायला सुरुवात झाली। 1960चा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट आहे, त्या ऍक्टमध्ये तेव्हा ज्या कंडिशन्स, त्याच्यातले रूल्स जे फ्रेम केले होते, 1960चा सिनारिओ आणि 2020चा सिनारिओ हा कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीजमध्ये अत्यंत चेंज झालेला आहे। त्यामुळे 2019 मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने
स्पेसिफिक कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला गाईड करण्यासाठी, त्यांचं रेग्युलेशन करण्यासाठी 23 जुलै 2019 मध्ये ऍक्टमध्ये अमेंडमेंट केला, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्टमध्ये. कारण हा जो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट आहे याच्यामध्ये हाऊसिंग सोसायटीज सोबत कोऑपरेटिव्ह बँक्स, कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीज, शुगर फॅक्टरीज, अदर टाईप ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, जयश्री पांचाळ मॅडम आहेत त्यांच्याकडं महिलांच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आहेत, लेबर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, या एन नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 50 टाईप ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसाठी देर इज ओनली वन ऍक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट. बट नाव द थिंग इज की almost 1,20,000 societies out of 2 lakh societies of the Maharashtra are only housing societies. More than 51% of the societies are housing societies. And for that purpose, Government of Maharashtra has introduced a new chapter in section 154. त्याच्यात स्पेसिफिक कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज साठी काही रूल्स टाकले गेले. हे 2019 मध्ये झालेलं आहे. इम्प्लिमेंट 9 मार्च 2019 पासून झालेला आहे. आता जवळपास 3 वर्ष झालेली आहे. 3 वर्षामध्ये बऱ्यापैकी आता सोशल प्लॅटफॉर्मवर, युट्यूबवर, वेगवेगळ्या इतर सोशल प्लॅटफॉर्मवर हा सोसायटीज ऍक्ट जो आहे याच्यातल्या न्यू अमेंडमेंट्स ज्या आहेत त्या सर्व सोसायटीपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. तरी सुद्धा बऱ्याच वेळेस मला ऑफिसमध्ये बसल्यावर असं दिसतं की बऱ्याच कोऑपरेटिव्ह सोसायट्यांच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह मध्ये त्याच्याबद्दल थोड्याशा अडचणी आहेत किंवा अजूनही त्यांना त्याचं पूर्ण नॉलेज झालेलं नाही. त्याच्यामुळं अशा पद्धतीने आपण जे आज ट्रेनिंग घेतोय त्याच्यातून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम त्यांचे जे सोसायटीचे ते ऐकून घेता येतील आणि आपल्याला त्याच्यावर गायडन्स करता येईल. सेक्शन 154 मध्ये B1 म्हणजे जवळपास 29-30 नवीन सेक्शन्स, सब सेक्शन्स टाकण्यात आले. In section 154B1, new definitions are incorporated in the Act, which was not there in the Cooperative Societies Act 1960. Most of them have been taken from the MOFA Act. तुम्हाला सगळ्यांना मोफा माहिती असेल, ज्याच्यामुळे आपल्याला डीम कन्व्हेन्सच्या वगैरे प्रोव्हिजन्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला भेटलेले आहेत. आता डेफिनेशन्स मध्ये फॉर एक्झाम्पल अलॉटी, आता देर आर एन नंबर ऑफ डेफिनेशन्स. मला ज्या इम्पॉर्टंट वाटतात त्या स्पेसिफिक डेफिनेशन्स तुमच्याशी चर्चा करेल. अलॉटी, आर्किटेक्ट, असोसिएशन ऑफ सोसायटीज, बिल्डर प्रमोटर, चीफ प्रमोटर, हु इज चीफ प्रमोटर, व्हॉट इज कॉर्पस फंड, व्हॉट इज कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग असोसिएशन, अशा काही डेफिनेशन्स ऍड केलेल्या आहेत. एक महत्वाची डेफिनेशन जी ऍड झाली ती डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्टर, हु इज डिफॉल्टर ऑफ द हाऊसिंग सोसायटी, जे जुन्या ऍक्ट मध्ये नव्हतं. आता मी डेफिनेशन जर रीड केली, डिफॉल्टर मीन्स अ मेंबर or flat owner or occupier who fails to pay the dues of the societies within 3 months from the date of service of bill or notice or due date of payment, whichever is later. ही एक इम्पॉर्टंट डेफिनेशन अत्यंत आपण जे म्हणू, हे जे डिफॉल्टर मेंबर्स असतात सोसायटीला त्यांच्यावर ऍक्शन घ्यायची असते, रिकव्हरीज करायच्या असतात, त्याच्यासाठीची ही डेफिनेशन ऍड झाली, जी पूर्वी नव्हती. बायलॉज मध्ये होती, ऍक्ट मध्ये नव्हती. तर याच्यात व्हेन अ फ्लॅट ओनर और दॅट मेंबर बिकम्स डिफॉल्टर, सोसायटीला पॉवर आहे की ते माझ्याकडे रिकव्हरीचं पिटिशन रजिस्ट्रारकडे टाकू शकतात अंडर सेक्शन 154B29, जो पुढे येईल सेक्शन. आता द अर्लियर डिफिकल्टी विथ द सोसायटी वॉज समवन वॉज रिसाइडिंग देअर इन द फ्लॅट, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द सोसायटी. मेंबर एक्सपायर झालेला असेल किंवा मेंबर अननोन अनट्रेसेबल असेल आणि दुसराच कोणतरी एक इंडिव्हिज्युअल राहतोय, पण त्याच्या विरुद्ध रिकव्हरी करण्यासाठी तो 25 वर्ष राहतोय, पण त्याच्या विरुद्ध रिकव्हरी करण्यासाठी सोसायट्यांना अडचण येत होत्या. म्हणून या डेफिनेशन मध्ये ऑक्युपायर हा सुद्धा वर्ड टाकण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळं आज एका फ्लॅटमध्ये 10 वर्ष 15 वर्ष एखादा इंडिव्हिज्युअल राहतोय आणि तो ड्यूज क्लिअर करत नाही, तर त्याच्या विरुद्ध रिकव्हरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रारकडं ऍप्लिकेशन करण्यासाठी इफ ही इज ऑक्युपायर तरी सुद्धा सोसायटी करू शकते. हे या डेफिनेशन मधून क्लिअर आहे. त्यानंतर दुसरी एक डेफिनेशन महत्वाची इम्पॉर्टंट आहे ती म्हणजे ड्यूज.
Dues means the amount payable by a member or a flat owner to the society and demanded by the society by issuing bill or notice in writing, and such demand is based on the provisions of this act, rules and bylaws of the society. एक ड्यूजची पण इम्पॉर्टंट डेफिनेशन त्याच्यामध्ये टाकलेली, म्हणजे ड्यूज म्हणजे एक्झॅक्टली काय. तर पुढच्या आपण जसं जसं ऍक्ट बघू त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचं क्लिअरन्स आपल्याला येईल. त्यानंतर फ्लॅटची डेफिनेशन इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड, जनरल बॉडी, हाऊसिंग फेडरेशन, टाइप्स ऑफ हाऊसिंग सोसायटीज. हाऊसिंग सोसायटीजचे डिफरंट टाइप्स आहेत, त्याचे डेफिनेशन सुद्धा याच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर एक महत्वाची जी डेफिनेशन आहे, मेंबर ऑफ अ हाऊसिंग सोसायटी. तर मेंबरची डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट करताना there are three types of the member as per the new amendment: associate member, joint member and provisional member. The provisional member is the new definition which was introduced in the Cooperative Act, which was not there in the earlier bylaws also. Act मध्ये ते नव्हतीच, bylaws मध्ये पण नव्हती. आता who is associate member? Associate member means husband, wife, father, mother, brother, sister, son, daughter. Already this copy is provided to all, no? You can read it also. एक जे रिलेशन्सचे ते डेफिनेशन दिलेले आहेत, XYZ, a person duly admitted to membership of a housing society on written recommendation of a member to exercise his rights and duties with his written prior consent and whose name does not stand in the share certificate. तर असोसिएट मेंबर्सची सगळ्यात महत्वाची दोन कंडिशन्स आहेत: प्रायर कन्सेंट ऑफ द ओरिजिनल मेंबर अँड हुज नेम डज नॉट स्टँड इन द शेअर सर्टिफिकेट. मीन्स ही इज नॉट द ओनर ऑफ दॅट शेअर. ओके, तर असोसिएट मेंबरची न्यू डेफिनेशन जी टाकलेली आहे त्याच्यामुळे असोसिएट मेंबर जनरल बॉडीमध्ये प्रेझेंट राहू शकतो, वोट करू शकतो, SGM मध्ये करू शकतो, आणि इनफॅक्ट आता आपण पुढे जर रीड आउट केलं तर ही कॅन बी कमिटी मेंबर ऑफ द सोसायटी, ऑफिस बेअरर ऑफ द सोसायटी, बट हिज नेम विल नॉट बी इन द शेअर सर्टिफिकेट. ओके, आता ही कंडिशन टाकली त्यावेळेसचं जे काही डिस्कशन झालं की मोस्ट ऑफ द सोसायटीजमध्ये सिनियर सिटीजन्स आर द मेंबर. 30-40 वर्षांपूर्वी ते सोसायटीजमध्ये मेंबर झालेले आहेत. सिनियर सिटीजन असल्यामुळे त्यांना ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन सोसायटीच्या फंक्शनिंगमध्ये करता येत नाही. त्याच्यामुळे त्यांचे जे काही लिगल हेअर्स आहेत किंवा ब्लड रिलेटिव्ह किंवा जवळचे रिलेटिव्ह आहेत त्यांना पार्टिसिपेट करण्यासाठी ही कंडिशन टाकण्यात आली. त्याच्यावर बरेच डिफरन्सेस ऑफ ओपिनियन आहेत, बट राईट नाऊ द कंडिशन इज इन द ऍक्ट, सो वी हॅव टू फॉलो इट. जॉइंट मेंबर यू मे ऑल नो, बहुत पहले से वो डेफिनेशन है. जॉइंट मेंबर मीन्स अ पर्सन ज्वाइनिंग इन एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटीज or a person who is duly admitted to membership after its registration, who holds share right, title and interest in the flat jointly, but whose name does not stand in the stand first in the share certificate. जॉईंट मेंबरचं नाव शेअर सर्टिफिकेट मध्ये असतं, पण ते 2 नंबरला, 3 नंबरला, 4 नंबर. ज्याचं नाव फर्स्ट नंबरला आहे ही इज द ओरिजिनल मेंबर. तर ती एक जुनी कन्सेप्ट आहे, ती सगळ्यांना माहिती. पण एक नवीन डेफिनेशन आली, प्रोव्हिजनल मेंबर, ज्याला आपण इनडायरेक्टली अगोदर नॉमिनल मेंबर म्हणून वगैरे म्हणत होतो, पण त्याला प्रोव्हिजनल मेंबर असं नाव दिलेलं आहे. प्रोव्हिजनल मेंबर मीन्स अ पर्सन हु इज ड्युली ऍडमिटेड ॲज अ मेंबर ऑफ अ सोसायटी टेम्पररीली आफ्टर डेथ ऑफ अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन टिल द ऍडमिशन ऑफ लीगल हेअर्स ॲज मेंबर ऑफ द सोसायटी इन प्लेस ऑफ डिसीज्ड मेंबर. तो ही इज अ टेम्पररी मेंबर. जेव्हा कोणाची डेथ होते सोसायटीमध्ये मेंबरची, जोपर्यंत त्याचे लिगल हेअर्स ऍज पर ऍक्ट त्याच्या डेफिनेशन पुढे आलेले आहेत येत नाही, तोपर्यंत नॉमिनेशन फॉर्मवर त्यांनी ज्याचं नॉमिनी म्हणून फर्स्ट नाव टाकलं असेल, दुसरं नाव टाकलं असेल, असे नॉमिनी मेंबरला प्रोव्हिजनल मेंबर म्हणून आपण कन्सिडर करायचं असतं, जोपर्यंत त्याचे लिगल हेअर्स रेकॉर्डवर येत नाही, सो दॅट तो त्या डिसीज मेंबरच्या वतीने जनरल बॉडीमध्ये वगैरे आपल्याला पार्टिसिपेट करू शकतो.
त्यानंतर ऑफिसर्सची डेफिनेशन आहे, प्लॉटची डेफिनेशन आहे, प्रमोटरच्या डेफिनेशन आहेत. अशा अनेक डेफिनेशन्स इन्कॉर्पोरेट केल्या ज्याच्यामुळे सोसायटीला रेग्युलेटर म्हणून रजिस्ट्रारला आणि जेव्हा लिगल मॅटर्स कोर्टामध्ये जातात तेव्हा कोर्टला थोडंसं त्याच्यामध्ये डिसिजन देण्यासाठी सोपं होईल. त्यानंतर सेक्शन 154B2 मध्ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, नवीन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं रजिस्ट्रेशन कसं करावं त्याबद्दल नवीन टर्म्स इंट्रोड्यूस झालेले आहेत. त्याच्यानंतर नेम रिझर्वेशन वगैरे कसं घ्यावं घेतलेलं आहे. एक महत्वाची जी कंडिशन याच्यामध्ये झालेली आहे सेक्शन 154B5 लिमिट ऑन मेंबरशिप, जे आपल्याला इन फ्युचर रिडेव्हलपमेंटमध्ये जेव्हा सोसायट्या जातात तेव्हा त्याचा आपल्याला वापर करावा लागणार आहे. हाऊसिंग सोसायटी शॅल नॉट ऍडमिट टू इट्स मेंबरशिप persons exceeding the number of flats or plots as the case may be available for the allotment in that cooperative housing society. स्पेसिफिकली जेव्हा रिडेव्हलपमेंट मध्ये सोसायटी जातात आणि ती जी नवीन बिल्डिंग तयार होते आणि आपल्याला परत आपल्या त्या न्यू बिल्डिंग मध्ये यायचं असतं त्यावेळेस जे बिल्डरच्या पोझिशनमध्ये किंवा तो जे सेल आउट करतो फ्लॅट त्याचं प्रॉफिट म्हणून त्याच्यातले जे न्यू मेंबर आपल्याला इन्कॉर्पोरेट करायचे असतात त्यावेळेस आपल्याला आपलं शेअर कॅपिटल बघावं लागतं. पेडअप शेअर कॅपिटल किती आहे, तेवढे शेअर्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत का, तेवढे शेअर्स आपल्याला अवेलेबल असतील तरच आपण त्या नवीन जे इंट्रोड्यूस होत आहेत आपल्याकडं फ्लॅट ओनर त्यांना आपण मेंबर म्हणून घेऊ शकतो. जर तेवढे शेअर्स आपल्याकडे नसतील तर आपल्याला त्याच्याबद्दल बायलॉज अमेंडमेंट करावे लागेल जनरल बॉडीमध्ये रिझोल्युशन घेऊन आणि रजिस्ट्रारची परमिशन घेऊन. त्यानंतर ज्या पद्धतीने आज आपण एक ट्रेनिंग करत आहोत 154B6 मध्ये कोऑपरेटिव्ह एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग टू मेंबर्स ही पण एक कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलेली आहे की आपण जितकं जास्त ट्रेनिंग घेऊ ऍज अ कमिटी मेंबर, ऍज अ मेंबर, ऍज अ स्टाफ, तेवढ्या आपल्या अडचणी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं फंक्शनिंग करताना कमी होणार आहेत. त्याच्यामुळे कोऑपरेटिव्ह एज्युकेशन ट्रेनिंग घेणं सगळ्या संस्थांना त्यांच्या ऑफिस बेअरर्सला वगैरे कंपल्सरी केलेलं आहे. त्याच्यानंतर एक जो महत्वाचा ज्याच्याबद्दल माझ्याकडे जे काही ऑफिसमध्ये 50-100 दिवसाला व्हिजिटर्स येतात त्याच्यातले 25% ऑफ द व्हिजिटर हे ज्या गोष्टीसाठी येतात तो असतो सेक्शन 154B8 इन्स्पेक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स अँड सप्लाय ऑफ द डॉक्युमेंट्स बाय द सोसायटी टू इट्स मेंबर. सेक्शन 154B8 त्याच्यामध्ये राईट्स ऑफ मेंबर टू इन्स्पेक्ट द डॉक्युमेंट्स ही एक कन्सेप्ट ऍड झालेली आहे. 154B8 जे सांगतं एव्हरी मेंबर ऑफ अ सोसायटी शॅल बी एंटायटल्ड टू इन्स्पेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऍट द सोसायटीज ऑफिस ड्युरिंग ऑफिस अवर्स or any time fixed for that purpose by the society, a copy of the act, the rules, the bylaws, the last audited annual balance sheet, profit and loss account, a list of members of the committee, IJ registers of the society members, and minutes of the general body and committee meeting, and those portions of the books and records in which his transaction with the society have been recorded. So this is most important part. As a committee, हम लोगों को हमारे जो मेंबर्स है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये हमको अगर किसी मेंबर ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आई हैव टू इंस्पेक्ट इट, एज अ कमिटी एज ऑफिस बेरर हमको उनको दिखाना ये कंपलसरी किया है अंडर सेक्शन 154B8. लेकिन आप जो वर्डिंग देखेंगे तो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आईजे रजिस्टर, ये जो बेसिक चीजें हैं ये हम मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखना कमिटी को कंपलसरी किया हुआ है. और मोस्ट ऑफ द कमिटी में ड्यू टू लेस अवेयरनेस में भी मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं और कमिटी दिखाती नहीं है तो ग्रीवेंस फिर मेरे पास आता है. मेरे पास आने के बाद फिर मुझे शो कॉज नोटिस निकालना, हियरिंग लेना, अननेसेसरली आप लोगों को एज अ कमिटी मेंबर, एज अ मेंबर रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना, वहां पे आप लोग देखते हैं कि जब मेरा हियरिंग का शेड्यूल रहता है 2-2 घंटे लोगों को मुझे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, तो सब लोगों का टाइम इसमें जाता है. अगर कमिटी ने फॉलो किया, मेंबर है, इसका राइट है
इसने ये 5 डॉक्यूमेंट्स दिखाना हमको एक्ट ने कंपलसरी बोला है, आ जा भाई देख ली, तो इशू सोसाइटी लेवल पे ही खत्म हो जाता है और रजिस्ट्रेर के पास ग्रीवेंस नहीं आता है। और सेक्शन 154B8(1) के बाद 2 में फिर उसको उसमें से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए अगर उसने रिटर्न एप्लीकेशन सोसाइटी को किया और जो भी रिक्वायर्ड फीस उसने भर दी, तो उसके बाद विद इन 45 डेज सोसाइटी को वो डॉक्यूमेंट्स उसको जेरोक्स करके भी देने हैं, सर्टिफाई करके। तो ये इंपॉर्टेंट एक टर्म इसमें डाली है। उसके बाद सेक्शन 154B(10) में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर, मेंबर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो भी दिया है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट है, नो मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, co-opted और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कमिटी इफ ही इज अ डिफॉल्टर ऑफ द सोसाइटी। ये पुरानी टर्म है ऑलरेडी, जो एक्ट में भी थी पुराने और बायलॉज में भी थी, लेकिन इसको स्पेसिफिकली इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी to pays the dues of the society within time as decided by society in its general meeting। तो ये मेंबर के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली हुई है कि उसकी भी ये जवाबदारी है कि जनरल बॉडी ने जो भी आपके लिए सर्विस चार्जेस या अदर चार्जेस मेंशन किए उसको टाइमली पे करता रहे। अनदर इम्पोर्टेंट ये डाली है कि मेंबर शैल वैकेट द फ्लैट when required for redevelopment of the building or buildings of the society as decided in its general meeting। जो redevelopment में सोसाइटी जा रही है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और पूरा सोसाइटी रीडेवलपमेंट के बाद जब इविक्शन होता है तो वो उसका फ्लैट भी वैकेट करे। तो इसका यूज जब भी कोर्ट में मैटर्स जा रहे हैं तो कोर्ट को रेफर करने के लिए एक्ट का टर्म बहुत यूजफुल हो रहा है, जो पहले नहीं था। जो मैंने पहले बताया, एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द कमिटी विद प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ अ मेंबर। ठीक है। नाउ सेक्शन 154B(11) वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर। एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विथ प्रायर कंसेंट ऑफ मेंबर। प्रोविजनल मेंबर शैल हैव राइट टू वोट, मतलब प्रोविजनल मेंबर को भी वोटिंग का राइट है। इन केस ऑफ जॉइंट मेंबर, द पर्सन हुज नेम स्टैंड्स फर्स्ट इन द शेयर सर्टिफिकेट शैल हैव राइट टू वोट। In his absence, the person whose name stand second, and in the absence of both, the person whose name stands next, and likewise, who is present and who is not a minor shall have right to vote। ये तो पुरानी ज्वाइंट मेंबर की कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होगी। नाउ सेक्शन 154B(13) एक इंपॉर्टेंट सेक्शन से ऐड किया है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। जब कोई मेंबर डिसीज होता है तो उसकी लीगल हेयर किसको डिसाइड करे, किसको मेंबरशिप दे, इसके लिए 154B(13) थे। ओरिजिनल मेंबर तो नॉमिनेशन से हो जाएगा, लेकिन फिर ओरिजिनल मेंबर कौन होगा, इसके लिए सेक्शन 154B(13) बोलता है कौन हो सकता है। तो अ पर्सन और पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स और सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट or document of family arrangement executed by the persons who are entitled to inherit the property of the deceased member or to a person duly nominated in accordance with the rules। तो इसमें 3-4 चीजें क्लेरिफाई की है, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। ये 3 अगर डॉक्यूमेंट्स कोई आपके डिसीज मेंबर का लीगल हेयर आपके पास लेके आते हैं तो सोसाइटी उनको उनके जगह पे मेंबर कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट सोसाइटी शैल एडमिट नॉमिनी एज अ प्रोविजनल मेंबर आफ्टर डेथ ऑफ मेंबर टिल, ये हमने प्रोविजन पहले भी रीड आउट की कि जब तक ये लीगल हेयर रिकॉर्ड पे नहीं आते तब तक प्रोविजनल मेंबर करके हम जो नॉमिनी है उनको अलाउड कर सकते। और ये इसमें भी सोसाइटी बहुत बार नहीं करती है और इसके लिए मेरे पास ग्रीवेंसेस आते हैं। तो एक कंसेप्ट क्लियर है, जब तक लीगल हेयर नहीं होंगे जो भी नॉमिनी होंगे रिकॉर्ड पे उनको आप ले लो प्रोविजनल मेंबर करके, उनको वोटिंग का राइट है, जनरल बॉडी में आने का राइट है, आप उनसे ड्यूज भी कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो फ्लैट सेल आउट नहीं कर सकते।
समझ आया? कोई प्रोविजनल मेंबर आपको बोलेगा मुझे एनओसी दे दो, मुझे फ्लैट सेल आउट करने, तो आप नहीं दे सकते, बिकॉज उसका टाइटल क्लियर नहीं हुआ है जब तक लीगल हेयरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। और भी बहुत सी चीजें इनकॉर्पोरेट की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी अंडर सेक्शन 154B19, उसमें भी दिया हुआ है रिजर्वेशंस जो इंपॉर्टेंट रहता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिजर्वेशंस ऑफ सर्टन सीट्स ऑन कमिटी ऑफ सोसाइटीज अंडर सेक्शन 154B20 में दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को पता है कि मिनिमम 11 लोगों की मैनेजिंग कमेटी रहती है, उसमें से 5 सीटें रिजर्व रहती है। एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और 2 रिजर्वेशन ऑफ वुमन, बराबर। तो ये तो कंपलसरी रिजर्वेशन है, और उसके बाद जो रहते हैं वो ओपन रहते हैं। सेक्शन 154B22, जिसमें जनरल प्रोविजंस फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी फॉर कोरम, जो अभी इंपॉर्टेंट इशू हम लोगों के पास आता है। टिल द टाइम द मेंबर्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल or elected to fill the reserve seats as provided in section 154B20 and 21, such reserve seats shall not be counted for strength of managing committee for composition of quorum for conducting its meeting। मतलब फॉर एग्जांपल 11 लोगों की हमारी कमिटी है, उसमें हमारे पास ये जो एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें से कोई मेंबर रहता नहीं है, या फिर रहता है ये लेकिन उन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया, और वुमेन का भी नहीं हुआ फॉर एग्जांपल। तो ये 5 रिजर्व कैटेगरी थी, तो 11 में से 5 आप लोग माइनस करते हो, तो सिर्फ 6 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, नॉमिनेशन फिलअप किए इलेक्शन में, तो आप और 6 लोग इलेक्ट होके आए, तो आप लोगों का कमिटी का स्ट्रेंथ होगा फॉर मीटिंग इज 4। आउट ऑफ दैट 6, 51% हम कंसिडर करेंगे तो 4 लोग हो जाएंगे। अगर 11 में से 6 ओपन के और 2 वुमन रिजर्वेशन वो फिल हो गए, और 3 रिजर्व कास्ट के अगर हमारे पास कोई मेंबर नहीं रहेंगे, तो 11 माइनस 3 8, 8 का 51% हो जाएगा, मोर देन 51% 5, तो 5 लोग रहेंगे कमिटी में, तो हमारा स्ट्रेंथ हो जाता है। तो कभी कभी इसके लिए भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि 11 लोग हैं, अभी तो 5 ही लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली अगर 2-3 सीट्स जो रिजर्व कैटेगरी के वो अगर फिलअप ही नहीं हो गई, तो उसको फोरम के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। नाउ सेक्शन 154B23, जिसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी एंड इट्स मेंबर, जिसके बारे में हमारे पास बहुत से कंप्लेंट्स आते हैं। तो कमिटी मेंबर कब डिस्क्वालीफाई हो सकता है? जैसा पहले हमने रीड आउट किया, इफ ही इज द डिफॉल्टर ऑफ द सोसाइटी, if he carries on business of letting, subletting and selling of flats in the housing society of which he is member। ये बहुत एक नई कंडीशन एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है कि अगर मैं एक स्टेट एजेंट हूँ, मेरा प्रोफेशन स्टेट एजेंट है, और मैं मेरी सोसाइटी में फ्लैट को सेल आउट करता हूँ, रेंट आउट करता हूँ, सेलिंग परचेस करता हूँ, उसमें मैं कमीशन लेता हूँ मेरी ही सोसाइटी, तो मैं कमिटी मेंबर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ। अभी इसमें भी थोड़ा सा, जब जैसे मेरे पास केसेस आ रहे हैं कि मेरा ऑफिस, मतलब जब कमर्शियल प्रीमाइसेस भी रहता है, कुछ शॉप्स भी रहते हैं और कुछ फ्लैट्स भी रहते हैं, मैं फ्लैट में रहता हूँ 10th फ्लोर पे, और नीचे मेरा शॉप है, मेरा शॉप रियल एस्टेट एजेंट का है, बराबर, और मैं कमिटी मेंबर मेरे सोसाइटी में बन गया, तब भी कुछ लोग मेंबर्स आते हैं, सर वो तो रियल एस्टेट एजेंट है, एक्ट में डेफिनेशन प्रोविजन से उनको डिस्क्वालीफाई करो। लेकिन अगर वो उसके फ्लैट में एक भी फ्लैट का सेल आउट या रेंट आउट का कोई भी बिजनेस उसके सोसाइटी में नहीं कर रहा है, तो उसका शॉप होने से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। उसने उसी के सोसाइटी में अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा। वो बाजू के सोसाइटी में फ्लैट का सेल परचेस कर रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, और उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। उसने अगर गुड फेथ में एज अ चेयरमैन में बैठा हो, मुझे पता है मेरे एक फ्लैट वहां पे खाली है, और कोई आ गया, सर मुझे फ्लैट चाहिए, मैंने एज अ चेयरमैन, हाँ ये देखो फ्लैट अच्छा है, हम गुड फेथ में, हम सोशल है, हम कर देते, सर ले लो अच्छा फ्लैट है, उसको हम एजेंट नहीं बोलेंगे, मेरा प्रोफेशन दूसरा ही है।
और मैंने कुछ उसमें कमीशन नहीं लिया, तो कमीशन लेने का प्रूफ होना चाहिए, लीगल प्रूफ होना चाहिए, तभी वो डिस्क्वालीफाई होता है। जो पुराने सेक्शन है, सेक्शन 79, 88, 154B8, 154B27, ऐसे जो बाकी के सेक्शन में अगर उसको रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाता है तो वो भी डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अनदर मेन concept in section 154B24, motion of no confidence against officers of the society। ये बहुत से सोसाइटी में होता है, मेरे पास लोग आते हैं कि 10 8 10 लोगों की हमारी कमेटी है, लेकिन अभी कमेटी का एक पर्टिकुलर कोई भी ऑफिस बेरर हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, वो उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है, लोगों का नहीं सुन रहा है, खुद की मनमानी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि विद इन योर सोसाइटी कमिटी मीटिंग में अगर आपका डिस्कशन हो गया, फॉर एग्जांपल हम सेक्रेटरी की पोस्ट को कंसिडर करें, बाकी 8 लोग बोले सर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, बराबर, तो आप आपकी पोस्ट खाली करो। अगर उस सेक्रेटरी ने एग्री किया और रिजाइन किया तो आपके लेवल पे वो इशू खत्म हो जाता है, फिर आप नया सेक्रेटरी विद इन दैट कमिटी अपॉइंट करते हो। लेकिन सेक्रेटरी अगर सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो या ट्रेजरर हो, वो अगर बोले नहीं आप जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं मेरी पोस्ट नहीं खाली करूंगा, मैं इलेक्टेड प्रॉपर वे से इलेक्ट होके आया हूँ, और उसके बाद भी अगर बाकी कमेटी मेंबर को लगे कि नहीं आपने तो पोस्ट खाली करना है, हम आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि that no confidence motion is passed at the meeting of a committee by not less than 2/3 majority of the committee members who are present and entitled to vote at such meeting, and his office shall thereupon be deemed to be vacant। The provision of subsection 2 to 7 of section 73 ID shall apply mutatis mutandis to such motion। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेक्शन 73 आईडी में जो मेन एक्ट है, एमसीएस एक्ट, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसा लिया जाएगा उसके सब प्रोविजंस डिटेल में दिए हुए हैं। अगर किसी कमेटी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उनको 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट कमिटी स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल 10 लोगों की कमेटी, उसका 2/3 हो जाएगा 7 और 6 7 कुछ हो जाएगा, उन लोगों ने रजिस्ट्रार को इन प्रॉपर फॉर्मेट, उसमें है मैजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट वगैरह, मतलब पूरा डिटेल में है, 2-3 पेजेस का सेक्शन 73 में है, वो एफिडेविट सब डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपर प्रपोजल रजिस्ट्रार के सामने तो बाकी कमेटी मेंबर को देना है उनके साइन से, एफिडेविट वगैरह करके। उसके बाद रजिस्ट्रार उसकी स्क्रूटिनी करता है, उसके बाद फिर इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार, बराबर, कोई मतलब मेरा स्टाफ भी नहीं जा सकता मीटिंग में, गवर्नमेंट स्टाफ, मुझे खुद उस मीटिंग को कंडक्ट करना है, तो मेरे सामने मुझे सब लोगों को कमेटी मीटिंग मेंबर को बुलाना पड़ता है, और उसके बाद जो भी पोस्ट पे वो सेक्रेटरी ट्रेजरर हो जिसके अगेंस्ट ये मोशन है, उसको उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर देने के लिए उसको बोला जाता है, और उसके बाद मेरे सामने वोटिंग होता है, मेरे खुद के सामने जो भी रजिस्ट्रार रहेगा उस सोसाइटी का, उसके सामने वो वोटिंग होने के बाद अगर वो रिजोल्यूशन पास हुआ तभी वो पोस्ट से वो सेक्रेटरी, चेयरमैन या ट्रेजरर निकाला जा सकता है। सोसाइटी लेवल पे नहीं हो सकता, मतलब विद इन योर कमिटी, उस कमिटी मीटिंग में रजिस्ट्रार चाहिए तभी ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, एक मेरे पास बहुत से लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, हमको पूरे कमिटी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करना, बराबर, मतलब किसी एक पोस्ट पूरे कमेटी के खिलाफ बाकी मेंबर्स आते, तो ऐसा प्रोविजन कोऑपरेटिव एक्ट में नहीं, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता, आपके जनरल बॉडी में लोगों ने आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस किया, आप लोगों ने, ठीक है भाई, आप लोगों को लगता है हम रिजाइन करते हैं, कमेटी ने पूरा रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो सोसाइटी लेवल पे हो सकता है। मेंबर्स बोल रहे और कमेटी ना बोल रही, तो रजिस्ट्रार कांट इंटरवेन इन दैट प्रोसेस, बिकॉज आप डेमोक्रेटिकली चुन के आए हो, आपके सोसाइटी के मेंबर ने ही चुना है, तो अगर आप लोग काम कर रहे हो तो 5 साल आपको वहां पे स्टेबल
जैसा स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हमारे पास जो प्रोविजन है विधानसभा लोकसभा में, वैसे ही प्रोविजन है कि एक बार हमने एक हमारा अगर मैडम हो गई समझो नगर सेवक, तो उस उनको हम वापस नहीं बुला सकते 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल के बाद हम बोल सकते हैं आपने 5 साल अच्छा नहीं काम किया, हम अभी दूसरे को चांस देंगे। एक बार 5 साल लोगों ने आपको अपॉइंट किया है कमेटी को, तो आपको हटा नहीं सकती। विद इन योर जनरल बॉडी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला। 154B26 ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स, फ्लैट्स और हाउसेस थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये भी जब रीडेवलपमेंट के बाद कौन सा फ्लैट हमको अलॉट होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके लिए वो यूज होता है। और अदर टाइप ऑफ सोसाइटीज, प्लॉट टाइप ऑफ सोसाइटीज रहती है, जो अभी मुंबई में बहुत कम है, लेकिन अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र में वो सोसाइटी ज्यादा है, उनके लिए वो कंसेप्ट है। सेक्शन 154B27 is obligation of societies to take action and registers powers to enforce। जब सोसाइटी उनकी ड्यूटीज नहीं करती है जो हमने मेंशन की अभी प्रीवियसली, और कोई मेंबर ग्रीवेंस मेरे पास लेके आता है, तो मुझे भी कुछ पावर चाहिए रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कौन से सेक्शन से सोसाइटी के अगेंस्ट डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, उसके लिए ये 154B27 है। उसके डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। उसमें एक इंपॉर्टेंट नया सब सेक्शन जो ऐड हुआ है जो है एनओसीज के लिए। तो सोसाइटी के मेंबर को सोसाइटी की एनओसीज बहुत से चीजों के लिए लगती है, फ्लैट सेल आउट करने के लिए, मॉर्गेज के लिए, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कोऑपरेटिव एक्ट में नहीं थी, तो वो अभी इंट्रोड्यूस हुई है। द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय मेंबर टू द सोसाइटी फॉर द सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट्स फॉर सेल ऑफ हिज फ्लैट और मॉर्गेजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग लोन और फॉर एनी अदर पर्पज। कभी कभी लाइट बिल के लिए लगता है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए आपको पता है सोसाइटी की एनओसी लगती है। शाल बी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड डिसीजन देयरऑन शाल बी इंटीमेटेड टू हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days। मतलब इन ऑल 45 days में हमको उस पर फाइनल डिसीजन देना है। If society fails to decide and intimate such application within such time, or if such application is rejected by the society, the member may file an appeal to the registrar and registrar shall decide after hearing both the parties। तो एक ये प्रोविजन डाली हुई है जिसमें बहुत से मेंबर लोगों को जब सोसाइटी एनओसी नहीं दे रही है ड्यू टू सम रीजंस, तो वो रीजंस वैलिड है कि नहीं उसको डिसाइड करने के लिए रजिस्ट्रार को पावर दी गई है। और उसके बाद वो सेक्शन 154B28 में हाउसिंग फेडरेशन, जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन है, उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस डाली हुई है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फिक्स की है। नाउ जो हमने स्टार्टिंग में बोला सेक्शन 154B29 रिकवरी ऑफ सर्टन सम्स और एंड अरियर्स ड्यू टू हाउसिंग सोसाइटी, दैट अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो हमने बोला डिफॉल्टर मेंबर्स हर सोसाइटी में एक हाथ दो रहते हैं, उनके लिए सोसाइटी के पास क्या पावर है रिकवरी करने के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक 154B29 इनकॉर्पोरेट किया है। उसमें on an application made by a housing society for the recovery of its dues or for the recovery of its repairs and maintenance, construction cost and service charges, and on the housing society concerned furnishing a statement of accounts and any other documents as may be prescribed in the respect of that arrears, the registrar may, after making such inquiries as he deem fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein। तो एक स्पेसिफिक प्रोविजंस डाली हुई है कि सिर्फ सर्विस चार्जेस नहीं, तो रिपेयर चार्जेस भी हम जो मेंबर को बोलते हैं, वो भी अगर मेंबर सोसाइटी को देता नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है। मतलब मैंने बहुत से सोसाइटी में दिया है कि मेंबर रेगुलर मेंटेनेंस जो है सर्विस चार्जेस वो हर महीने के महीने देता है, लेकिन कभी 2-3 साल में हम जब कुछ रिपेयर का निकालते हैं उसका एक 22 हम अमाउंट निकालते हैं, 25,000 पर मेंबर, 30,000, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट रह जाता है ड्यू टू एनी रीजंस। मतलब बहुत से रीजंस रहते हैं उसमें, मेंबर का भी ग्रीवेंस रहता है, कमेटी का भी इशू रहता है, लेकिन वो 30-40-50 हजार रुपए वो 10 साल से नहीं दे रहा है, वो अमाउंट नहीं दे रहा है, बाकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस अमाउंट के लिए भी पर्टिकुलर दैट अमाउंट यू कैन फाइल रिकवरी एप्लीकेशन बिफोर द रजिस्ट्रार। सोसाइटी को एक अच्छी पावर इसमें मिल गई है।
the repairs and maintenance and service charges means such charges as are so specified in the bylaws of the concerned housing society. मतलब ये सर्विस चार्जेस रिपेयरिंग चार्जेस जो हम लगा रहे हैं वो भी एज पर बायलॉज होने चाहिए, बराबर, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है। इसको रिलेटेड एक अभी लेटेस्ट जजमेंट आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया हुआ है, वो लास्ट वीक ही दिया है शायद। कल्चरल एक्टिविटी के लिए सब मेंबर्स लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर सोसाइटी डिसाइड करती है। ठाणे की कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज थी, तो कल्चरल एक्टिविटी मीन्स व्हाट, एक मेंबर ने बॉम्बे हाई कोर्ट सॉरी सोसाइटी को के अगेंस्ट ग्रीवेंस किया हुआ था कि मैं तो किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ सोसाइटी के, मैं क्यों वो उसका 2000 1000 जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा मैं नहीं दूंगा, अगर मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना खाने ही नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्यों मेरे खाने का पैसा। ऐसा उसने ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन सोसाइटी ने बोला था कि सबको देना है। वो फिर रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार करते हुए फाइनली ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास गया। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो बोला कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें पूरा बायलॉज ही उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने मेंशन किया है। तो कॉमन सर्विसेज देना ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर्स को, लेकिन कल्चरल, रिक्रिएशनल एंड सोशल सर्विसेज सब मेंबर को देना ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही। और कल्चरल में फिर सभी आता है, सब लोग आ गए, कुछ बच्चों का हम जो रखते हैं गणपति में या किसी भी फेस्टिवल में, तो दो चीजें अलग अलग है, फेस्टिवल एंड कल्चरल, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कल्चरल मीन्स जिसमें कोई भी पर्टिकुलर धर्म का कुछ त्योहार या फिर फंक्शन मेंशन नहीं होगा। कल्चरल मीन्स अभी फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बताएं तो गणपति फेस्टिवल बना रहे हैं, तो गणपति फेस्टिवल के लिए जो हम गणपति आइडल लगाएंगे, उसका मंडप डालेंगे, उसका खर्चा कल्चरल में नहीं आएगा, लेकिन गणपति में हम 7 दिन 7 डिफरेंट एक्टिविटीज करते, बराबर, अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते ऑन द ओकेजन ऑफ गणपति फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, वॉट एवर, किसी भी धर्म को, तो वो एक्टिविटी का खर्चा हम कल्चरल एक्टिविटी में कंसीडर कर सकते हैं, तो वो हर मेंबर को देना कंपलसरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल हाईकोर्ट का आया हुआ है। तो उसके बाद फिर और भी कुछ सबसेक्शंस इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो ओवरऑल सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का फंक्शनिंग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो, कमिटी मेंबर, स्टाफ, रजिस्ट्रार, कोर्ट, इन सब का थोड़ा सा टर्म्स, जब कोई भी ग्रीवेंस आता है, कोई भी मैटर रेफर होता है, तो हम लोगों को भी थोड़ी आसानी हो, इसलिए ये सब कंसेप्ट्स प्रॉपरली ऐड किए हुए हैं। इसके बाद भी और भी कंटिन्यूस, बिकॉज एक्ट जो रहता है, स्टैच्यूट जो रहता है वो परमानेंट नहीं रहता, जैसा समाज बदलता है, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती है, वैसे उसको भी टाइम टू टाइम अमेंड करना पड़ता है। तो ये अमेंडमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। इसमें भी बहुत से अभी रजिस्ट्रार के पास, गवर्नमेंट के पास लोगों से अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, तो ये थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट के लेवल पे हमेशा चलती रहती है, और उसमें भी कुछ अगर मॉडिफिकेशन हो, अमेंडमेंट हो, तो वो उसके इसके आने के बाद भी कंटिन्यूसली होने वाला है। तो इन सब प्रोविजंस का अल्टीमेट एम है कि सोसाइटी में हार्मनी रहे, सब लोग साथ में एक साथ जुड़ के रहे। हम सोशल पर्सन है, हम अकेले ही बिल्डिंग में नहीं रहते, हमारे साथ 100 लोग भी रहते हैं सोसाइटी में, तो हम सब मिलके सोसाइटी कैसे अच्छी रहे, पीसफुल रहे, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट मेरा ये था कि अभी मैं दिंडोशी विधानसभा में भी इलेक्टोरल ऑफिसर, ये मेरा एडिशनल रोल है। तो उसमें कंटिन्यूसली जो दिंडोशी 159 विधानसभा से कोई भी आपके पास बीएलओ आते हैं सोसाइटीज में, तो उसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड इनका लिंकिंग चल रहा है इलेक्शन, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो उसके लिए आप सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा उन बीएलओस को कोऑपरेट कीजिए, ऐसा मैं आप सबको आवाहन करता हूँ। अजून काय सांगायचे एखादा? हाँ,
तो वो इलेक्शन के बारे में जो अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का लिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए स्मृति पुसतकर जो नायब तहसीलदार है मेरे अंडर, और महेंद्र पतानी जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये अगर आप सोसाइटी को थोड़ा सा अगर कुछ कभी कम्युनिकेशन करेंगे तो उनको प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं हमारा बैंक अकाउंट भी लिंक हो गया है आधार से, बराबर। आधार कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आप अभी सब रजिस्ट्रार के पास जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो वो आधार लिंक से आपको ईमेल आता है, मैसेज आता है, तो आप अवेयर होते हो। मैं अगर यहाँ पे बैठा और मेरे मैसेज पे आ जाए कि अभी आपने मालाड के सब रजिस्ट्रार में एक रजिस्ट्रेशन किया, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं अवेयर हो जाता हूँ और मेरे तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी का कोई कुछ कर रहा है क्या। तो लिंकिंग से सब लोगों को सहूलियत हो रहा है। वैसा ही जो बोगस वोटिंग सब इलेक्शंस में होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये आधार और वोटर आईडी लिंक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमको चुनना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसमें बोगस वोटिंग अगर नहीं होगा तो एक प्रॉपर हमको जो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो हम चुन के ला सकते हैं। और ये इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुहिम को बहुत अच्छे से कर रही है। जैसा मैं बोला कि आप सब हाउसिंग सोसाइटीज आर द बेसिक्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन आवर इंडिया, और आपका इम्पोर्टेंस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती रही है। तो इसमें स्मृति पुसतकर नायब तहसीलदार है, महेंद्र पताने ये उनके असिस्टेंट है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कीजिए अगर उनका कुछ आपके पास कम्युनिकेशन आता है। आई वंस अगेन थैंक ऑल द डिग्निटरीज एंड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी जो यहाँ पे आए, और मुझे मेरे थॉट रखने का, थॉट इन द सेंस मैंने एक्ट का ही रीड आउट किया है, उसके लिए मुझे जो टाइम दिया उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।